आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चैप्टर के नाम से साफ जाहिर है कि हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ये जानने के लिए कि इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी है जो कि हरियाणा स्टेट के बारे में है कि 1982 और 1982 से पहले हरियाणा स्टेट में सिर्फ कांग्रेस का रूल था और 1982 के टाइम पे एक लीडर जो लोगों के बीच में से उभर के आते हैं जिनका नाम होता है चौधरी देवीलाल। वो कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम होता है न्याय युद्ध और स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और वो अपनी एक नई पार्टी भी बनाते हैं जिसका नाम होता है लोक दल। और वो लोगों के बीच में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं आपका जितना भी लोन है वो माफ़ कर दूंगा, खासकर जो कि फार्मर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, मैं उनका सारा का सारा लोन माफ़ कर दूंगा। और ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग बहुत खुश थे और जो कांग्रेस थी उससे बहुत नाराज़ थे और चौधरी देवीलाल के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिस वजह से इलेक्शंस के टाइम पे चौधरी देवीलाल को उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी से जिताया और लोकदल और उसके पार्टनर्स को 90 सीट्स में से 76 सीट दी इन द स्टेट असेंबली ऑफ हरियाणा। और अकेले लोक दल को दी 60 सीट्स जो कि मेजॉरिटी से ज़्यादा थी, क्योंकि 90 सीट्स थी। 90 में से अगर हम उसका हाफ भी करते हैं तो उससे भी ज़्यादा सीट्स जो कि वहाँ के लोगों ने लोकदल को वोट करके दी थी। और जो कांग्रेस वहाँ 1982 से रूल कर रही थी और 1982 से पहले भी रूल कर रही थी, उसको सिर्फ उन्होंने 5 सीट दी थी इन द स्टेट असेंबली ऑफ हरियाणा। और अब जब लोकदल को मेजॉरिटी मिल चुकी है तो अब उन्हीं की गवर्नमेंट हरियाणा के स्टेट में बनेगी। और जो कांग्रेस के जो सीएम है उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी अब हार चुकी थी। और उस टाइम पे जितने भी ज़्यादा लोग थे वो सब खुश थे क्योंकि उन्होंने जितनी भी ज़्यादा जो वहाँ की जनता थी उन्होंने फुल मेजॉरिटी से लोकदल को जिताया था और जिसके लीडर चौधरी देवीलाल थे, इसलिए उन्हें वहाँ का नया सीएम बनाया गया। और उन्होंने अपना जो वादा था, जो उन्होंने कहा था कि मैं आप सबका लोन माफ़ कर दूँगा, तो उन्होंने अपनी सरकार बनने के कुछ दिनों बाद या कुछ दिनों बाद अपने वादे में वो खरे उतरे और उन्होंने सबका जितना भी लोन था वो माफ़ कर दिया। पर जब अगले 5 साल बाद इलेक्शन हुए यानी कि 1991 में, तो उसके बाद शॉकिंग बात ये थी कि लोक दल को हार का सामना करना पड़ा और फिर से वहाँ कांग्रेस जीत गई। और उस टाइम पे कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिली थी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि जो लोकदल पार्टी थी उसने तो अपना काम किया, पर फिर भी उसे हार का सामना करना क्यों पड़ा। अब ये हम जानेंगे आगे। ये जानने के लिए कि लोकदल पार्टी क्यों हारी, पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा इंडिया का सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, वो हमारे इंडिया में हमने इलेक्शन का ही सिस्टम क्यों चुना है। देखो जैसे हमारा जो इंडिया जो हमारी कंट्री है उस पे पूरी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हम 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में बैठ कर अपने लिए डिसीजन बनाने लगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारा जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की समझ होगी और कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने फील्ड पे बेटर होते हैं। बट एक पॉलिटिक्स का जो एक अलग जो उसका फील्ड है उसको सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं। अब 140 करोड़ में से ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ लोग जो है पॉलिटिकल लीडर्स ही हों या जिनकी आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स से जुड़ती है। तो इसीलिए हमारी इंडिया में एक सिस्टम है, जैसे हमारा इंडिया जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है। मतलब कि 140 करोड़ लोगों में से सब लोग अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए और उनके लिए ही डिसीजन बनाता है और उन्हीं के लिए लायबल होता है। जैसे मान लो आप लोगों ने, जैसे हम मान लीजिए कि मैं हूँ और कुछ हम ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम 10-15 लोग हैं और हमने अपने ही बीच में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, तो मान लो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पार्लियामेंट में रखेगा। और अगर वो उन प्रॉब्लम्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसी के लिए वही इंसान रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लो कि ये सिस्टम नहीं होता रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि अपने बीच में से कुछ लोगों को पार्लियामेंट में भेजकर अपने लिए डिसीजन बनाना, मान लो कि इलेक्शन होता ही नहीं, इलेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, तो सिर्फ दो ही तरीके थे कि हम अपने लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे चुन पाते। या तो हम एज और उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने लीडर्स को चुनते, पर ये भी एक
सेटिस्फैक्टरी डिसीजन नहीं होता, क्योंकि मान लो कि कोई इंसान जो एज्ड है, मान लो कि कोई एक डॉक्टर है जो 70 ईयर्स का है और उसको अपने मेडिकल फील्ड में लगभग 20 से लेके 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पर उसने तो कभी पॉलिटिक्स में कुछ ध्यान ही नहीं दिया और उसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा लीडर साबित नहीं हो सकता। अगर हम बात करें नॉलेज की, ऐसे तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं इस पूरे इंडिया में। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, बट उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में उतनी कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है। मान लो अगर कोई इंसान एजुकेटेड भी है तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा पॉलिटिक्स के बारे में, वो सिर्फ एजुकेशनल करियर और सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान देगा, बाकी प्रॉब्लम्स पे वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर हम एज द अगर हम उसकी सिर्फ नॉलेज के बारे में देखें तो उसे नॉलेज तो होगी, बट उसे सिर्फ अपने फील्ड में नॉलेज होगी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो पहले हम जान लेते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में अंतर क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि जितने भी लोग होते हैं उन्हें सुप्रीम राइट होना चाहिए, अपने सुप्रीम राइट होना चाहिए टू गिव हिज वोट, और मतलब टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये जानने के लिए कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, पहले हमें जानना होगा कि इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। ये जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में यही अंतर है कि जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। और इसके तहत जैसे मान लो कि हमारे सामने 3 चॉइसेस हैं, 3 पार्टीज़ हैं हमारे सामने, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो इन पार्टीज़ में से उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में से जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट मिलेंगे और जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीतेंगे इलेक्शंस, तो वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे। पर चाइना के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना के केस में ऐसा होता है कि वहाँ एक ही पार्टी है जिसके कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ बननी है सेंट्रल पे और स्टेट लेवल पे। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक होता है। और डेमोक्रेटिक का मतलब इंडिया में साफ भाषा में यही है कि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इसका मतलब ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो पहली चीज़ ये आती है कि अगर इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है तो जितने भी सारे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं, तो उन्हें राइट टू वोट मिलेगा, और उनके जितने भी उन सब में से जिनका भी वोट जो भी काउंट होगा, हर एक वोट की एक इक्वल वैल्यू होगी। और तीसरी चीज़ ये आती है कि जैसे मान लो पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे 50,000 लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5,000 लोग ही वोट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक है, इसीलिए लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सामने चॉइसेस होनी चाहिए। जैसे हमारे पास चॉइस है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो ये चॉइसेस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो हम उन्हीं कैंडिडेट को वोट करेंगे जिनकी पॉलिसीज़ या जिनके आइडियाज़ अच्छे होंगे और जो लोगों के हित में होंगे। और दूसरी बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एरिया। जैसे मान लो जैसे किसी ने कह दिया पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पिथौरागढ़ एरिया। तो एरिया का मतलब ये है कि उस एरिया से, उस पर्टिकुलर एरिया से जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जैसे पिथौरागढ़ एरिया है तो पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसका मतलब वहाँ से जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो विधानसभा के लिए खड़े होंगे। और अगर मान लो कि जैसे पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 लोग खड़े हो रहे हैं, जैसे मान लो बीजेपी से चंद्रा पंत खड़ी हो रही हैं, कांग्रेस से मयूख महर्जी खड़े हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो रहा है जैसे नितिन मारकारा खड़ा हुआ था पिछली बार। इन सब में मतलब ये सब लोग उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं वही लोग इनको वोट करेंगे, और इनमें से जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही वहाँ का विधायक या फिर वही वहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करेगा, और उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ का एमएलए कहेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे उस उस पर्टिकुलर जो भी वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे इन सारी पार्टीज में से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब इसमें से
जब वो कैंडिडेट वहाँ खड़ा हो जाता है या फिर वो वहाँ पे डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करता है या फिर ये सारी बातें जब वो अगर वो कैंडिडेट वहाँ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं वो इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक है और इस बात का पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को था। इसीलिए उन्होंने फ्री कॉम्पिटिशन करा और हर एक इंसान को अलाउ करा है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है। क्योंकि कुछ पार्टीज़ ऐसा करती हैं कि उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी का टिकट देती हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है या फिर वो लोग एक अच्छी और रिच सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, जिस वजह से उस सोसाइटी के लोग, जैसे मान लो कोई हाई कास्ट पीपल इलेक्शन में खड़े हो रहा है कांग्रेस की साइड से, तो वो अपनी कास्ट के लोगों से कहेगा कि मुझे वोट दो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो पार्टी उसी को अपना पार्टी टिकट देगी जो ज़्यादा लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है और या फिर उसके पास ज़्यादा मनी पावर है या फिर वो लोगों को डरा धमका कर वोट मांगेगा। अगर मान लो किसी आदमी को किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो भी वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है उस सीट के लिए। देखो, जैसे जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उन्हें पावर चाहिए होती है और अगर उन्हें पावर चाहिए क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 साल का फिक्स टाइम है। अगर उन्हें पावर में आना है तो उन्हें लोगों के लिए काम करना होगा। अगर वो काम नहीं करेंगी तो उन्हें हटा दिया जाएगा उनकी जगह से, क्योंकि अगले 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो लोग उन्हें उनकी जगह से हटा देंगे। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने लास्ट के टाइम पे, लास्ट के जब उनके 1-2 साल बचे होते हैं उस टाइम वो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने लगती है और लोगों के हित में जितनी सारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं वो पॉलिसीज़ निकालती हैं और उनके लिए काम करती हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, हमारे इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, बट मेजरली 2 ही टाइप के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा, विधानसभा। और जो तीसरे टाइप का इलेक्शंस आता है वो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत या म्युनिसिपल के लिए होते हैं। तो इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो फॉर चूजिंग अवर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे जब पिछली बार इलेक्शंस हुए थे 2019 में, तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें सबसे ज़्यादा उनकी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कराए जाते हैं और जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं ऑल ओवर इंडिया, वही पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। और जो दूसरे टाइप के इलेक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं हम विधानसभा के इलेक्शंस। जो विधानसभा इलेक्शंस होते हैं वो फॉर चूजिंग आवर स्टेट का जो सीएम होता है, फॉर चूजिंग आवर सीएम, तो वो इलेक्शंस कहलाए जाते हैं विधानसभा के इलेक्शंस। अब विधानसभा के इलेक्शंस में कुछ इस टाइप की बात आती है, जैसे जो हमारा पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे पूरे उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं। उन 70 सीट्स में 47 जो कैंडिडेट्स हैं, जो एमएलएज हैं, वो बीजेपी के हैं और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपोजिशन में है क्योंकि उसके बाद कम सीट्स हैं, उसके बाद 19 सीट्स हैं और एक जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी की है और एक सीट वैकेंट है जो खाली पड़ी है हमारे अभी अभी करंटली जो उत्तराखंड में एक सीट खाली है जो डिप्यूटी स्पीकर की है, जो अभी भी खाली है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में पूरी की पूरी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। मतलब पिथौरागढ़ में विधानसभा की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गंगोली हाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो एससी के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ एससी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है वहाँ से। और जो पिथौरागढ़ की सीट है, जैसे पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो जहाँ पूरी की पूरी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं विधानसभा की, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कांग्रेस जीती है। जैसे जो धारचूला सीट है पिथौरागढ़ की उसमें जीते हैं हरीश धामी जी, जो कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं, और डीडी हाट सीट में बिशन सिंह चुफाल जीते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और जो मेन पिथौरागढ़ है, जो हमारा मेन पिथौरागढ़ है, वहाँ से मयूख महर जीते हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। और गंगोली हाट जो एससी सीट है, जो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। इसके बाद जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो उसी एक एक कैटेगरी के लिए, जैसे एससी के लिए है तो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, उस गंगोली हाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक एससी जो भी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है कैंडिडेट, वही खड़ा हो सकता है। तो वहाँ से जो हमारे इस बार के एमएलए हैं, जो फकीर राम टमटा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पूरे उत्तराखंड में पूरी की पूरी 70 सीट्स हैं। और जो उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं। आउट ऑफ 70 उनके पास 47 सीट्स हैं।
अब हम बात करते हैं जो ये लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में एक बार होते हैं, और जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना कभी कभी, जैसे जैसे मान लो पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे पहले जब 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उससे पहले जब यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उससे पहले जो हमारे एमएलए हुआ करते थे उनका नाम था प्रकाश पंत जी, जो जिनकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन करवाए गए तो उन इलेक्शन को बाई इलेक्शन कहते हैं। जैसे देखो, साफ अगर हम साफ भाषा में कहें तो जैसे मैंने आपको कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया और सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो जाती है किसी कैंडिडेट की डेथ से, या अगर वो कैंडिडेट अपनी पोस्ट यानी कि वो कैंडिडेट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, तो केवल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन कराए जाते हैं उन इलेक्शंस को कहते हैं हम बाई इलेक्शन। और अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में जो एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन चलता है। जो हमारा इंडिया है वो एक एक जो इंडिया है उसमें 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इंडिया को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, और इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। उसमें से जो भी वहाँ से उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीतता है उस आदमी को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है वो हमारा एमपी है, और एमपी को कहते हैं सांसद। और वो ही सांसद बैठता है संसद में। संसद मतलब पार्लियामेंट, और जो वहाँ से जीता है उस जो वहाँ बैठता है, संसद मतलब पार्लियामेंट, और जो उस पार्लियामेंट में बैठता है उसको हम कहते हैं सांसद, और हमारा एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये डिफरेंस होता है। जैसे जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो जैसे मान लो जो हमारा हरियाणा स्टेट था, इससे पहले जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो जो हरियाणा स्टेट था वहाँ पूरी की पूरी 90 सीट्स थी फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। जैसे स्टेट असेंबली यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेट असेंबली में वहाँ पे 90 सीट्स हैं, पर लोकसभा के इलेक्शंस में वहाँ केवल 10 ही सीट्स हैं। ये इसलिए क्योंकि वो पॉपुलेशन वाइज जो वहाँ की सीट्स होती हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं वो 70 हैं, लेकिन जो लोकसभा की जो सीट्स हैं केवल 5 ही हैं। जैसे जो पिथौरागढ़ है वो अल्मोड़ा सीट के अंदर आता है। जैसे अल्मोड़ा से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए वो एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड की जो सीट है अल्मोड़ा सीट, वो एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। जहाँ से अगर हम अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जो अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों ही आते हैं। तो अगर मान लो पिथौरागढ़ और चंपावत से कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो बस शर्त ये है कि उस कैंडिडेट को एससी कम्युनिटी का होना चाहिए, और वो कैंडिडेट अगर उस सीट के लिए खड़ा हो रहा है तो वो कैंडिडेट वहाँ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस जिस जगह से वो लड़ रहा है, जैसे अगर वो अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उसे खड़े होने के लिए या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको इलेक्शन लड़ने के लिए एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट हैं, जिनमें से जो 4 सीट हैं वो जनरल सीट्स हैं, और एक सीट जो अल्मोड़ा सीट है वो एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। क्योंकि अब ये सीट रिजर्व इसलिए करी जाती है क्योंकि उस जगह में उन लोगों की पॉपुलेशन जो एससी कम्युनिटीज़ होती हैं वो बहुत कम है, क्योंकि वो मतलब उन कैटेगरीज में जो पिछड़ गए हैं, मतलब जो बाकी कैटेगरीज से बहुत पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लो वो आदमी कभी खड़ा हो भी गया इलेक्शन में तो वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाकी पार्टीज हैं क्योंकि वो जीत जाएंगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनको वोट वही लोग करेंगे जो इनकी इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। पर इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बहुत कम ही लोग हैं, इसलिए अल्मोड़ा जो सीट है उत्तराखंड में 5 सीट हैं, जिनमें से एक सीट रिजर्व कर दी गई है एससी के लिए। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो पिथौरागढ़ में 70 सीट्स हैं, जिसमें से बहुत सारी सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। अब बात करते हैं विधानसभा की। अब विधानसभा से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसे हम कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो उस जगह से जीत के आएगा उस कैंडिडेट को हम कहेंगे एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लोकल जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं। लोकल इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, पंचायत या म्युनिसिपल। अब ये लोकल इलेक्शन होते हैं तो इस टाइम पे जब लोकल इलेक्शन हो रहे होते हैं तो लोकल इलेक्शन के टाइम में उस डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भी
जो भी उस वार्ड से जीत के आता है उस इंसान को उस वार्ड का वार्ड मेंबर कहते हैं। जैसे मान लो पिथौरागढ़ है तो उसे वार्ड्स में डिवाइड है, जैसे एचोली वार्ड है, कुमाऊं वार्ड है, जो भी उस वार्ड्स में से जीतेगा तो वो उस वार्ड का वार्ड मेंबर माना जाएगा। और जो भी ये इलेक्शंस होते हैं, जो भी ये लोकल इन इलेक्शंस को जो जब डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में बांटा जाता है तो उन इलेक्शंस को कहते हैं हम लोकल इलेक्शंस। अब बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है किसी एक एक कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। जैसे मान लो जो अल्मोड़ा सीट थी वो एससी के लिए रिजर्व थी, वैसे ही कुछ सीट्स ओबीसीज और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व कर दी जाती है। मान लो कभी वो कैंडिडेट खड़ा भी हो गया उस सीट से, जैसे पिथौरागढ़ है तो पिथौरागढ़ से कोई एससी या एसटी कम्युनिटी, क्योंकि वो जनरल सीट है तो वहाँ से कोई भी खड़ा हो सकता है, वहाँ से एससी भी खड़ा हो सकता है, एसटी भी, जनरल कैटेगरी का कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है। तो मान लो कि वहाँ से वो खड़ा हो भी गया पर उसके जीतने के कोई चांस नहीं होंगे, क्योंकि उसे सिर्फ उसकी कैटेगरी के लोग या उसकी कम्युनिटी के लोग ही उसे वोट करेंगे। पर उसका जीतना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है और मेजॉरिटी में वो लोग ज़्यादा हैं जो जनरल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया था ताकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी कैंडिडेट को आगे आने का मौका मिले। अब ये लोग आगे इसीलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि इनके पास ना ही उतना मनी होता है, ना ही इनके पास उतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन पार्टी का, क्योंकि उन पार्टी का ये टिकट इसीलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा कनेक्शन होते नहीं है। पर अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया जाएगा तो उस पार्टी को जीतने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट उस कैटेगरी का नहीं हुआ तो वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए उन पार्टीज को उस कैटेगरी के या उस कम्युनिटी के लोगों को भी अपनी पार्टी के अंदर शामिल करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इनके लिए रिजर्वेशन कहाँ तक करा गया। जैसे एससी है या एसटी है तो पूरे इंडिया में 543 सीट्स हैं जो कि लोकसभा की सीट है। अब इन सीटों में से 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व करी गई हैं और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व करी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ 412 सीट्स बची हैं जो कि जनरल सीट्स हैं और 131 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं इन कम्युनिटीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे लोकल जगह में जो लोकल इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन किया गया है वो ओबीसीज के लिए करा गया है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। जैसे पंचायत और म्युनिसिपल पे जैसे कुछ सीट्स होती है, 10 सीट्स हैं तो 10 सीट्स में से कुछ सीट रिजर्व कर दी जाएंगी ओबीसीज के लिए। और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल इलेक्शंस में पंचायत और म्युनिसिपल में वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन करा गया है। यानी कि जितनी भी सीट है, मान लो कहीं पर 10 सीट्स हैं, पूरी पंचायत या पूरी म्युनिसिपल में 10 सीट है, उस 10 सीट का 1/3 सीट उस जितनी भी सीट, जैसे मान लो 10 सीट हैं तो 10 सीट्स में से उसकी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। जैसे 3 सीट हैं तो 3 में से 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, मतलब उस सीट से केवल वुमेन कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती है। अब दूसरी बात आती है वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों का रिकॉर्ड होता है जो लोग 18 साल से ऊपर होते हैं और वो लोग एलिजिबल होते हैं वोट करने के, और इस लिस्ट को कहा जाता है वोटर लिस्ट। और इसी लिस्ट को ऑफिशियली हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल, जिस लिस्ट में उन लोगों का नाम अपने आप ही जोड़ दिया जाता है। और ये जोड़ने का काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उन लोगों को इस लिस्ट में जोड़ती है जो लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और वोट देने के कैपेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को वोट करने की उसकी मिनिमम एज क्या है। उसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स, या तो वो 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर हो। और कुछ लोगों को वोट करने की अनुमति नहीं है। अब वो लोग कौन है जिन्हें वोट करने से रेस्ट्रिक्ट करा गया है? वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं या जो अनसाउंड माइंड के हैं, उन्हें वोट करने का राइट नहीं दिया गया है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, अगर मैं पिथौरागढ़ से चंपावत कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जा रहा हूँ, जैसे मैं पिथौरागढ़ से चंपावत चले जा रहा हूँ, पिथौरागढ़ से अगर मैं चंपावत चला गया तो अब तो मैं उस पिथौरागढ़ का नहीं हूँ, तो अब तो मैं वोट सीधा चंपावत में करूँगा ना। तो इस हिसाब से मेरा नाम चंपावत की इलेक्टोरल रोल यानी चंपावत की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और जो पिथौरागढ़ की वोटर लिस्ट है वहाँ से काट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
ये वो आइडेंटिटी कार्ड होता है और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपिक कहते हैं, EPIC एपिक। अब ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वो कार्ड होता है जिससे किसी भी वोटर की पहचान होती है कि वो वोटर कौन है, उसके बारे में सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो इस कार्ड में होती हैं। और इलेक्शन के टाइम पे ये कार्ड ले जाना कंपलसरी होता है हर एक वोटर के लिए। उसके वोट करने के टाइम पे ये आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है। और इलेक्शन के टाइम पे, हर इलेक्शन के टाइम पे ये कार्ड चेक होता ही है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ वोट करने जाएंगे उनके पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए कि वो 18 साल से ऊपर हैं। अब दूसरी बात आती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन किस टाइप से होता है हर एक कैंडिडेट का। अब जैसे मान लो नॉमिनेशन के लिए, जैसे कोई भी कैंडिडेट है, जैसे अगर हम वोटर की बात करें, वोट करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। और कैंडिडेट, अगर आपको किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है या तो आप किसी बड़ी पार्टी में चले जाओ या तो आप इंडिपेंडेंट लड़ लो। और दूसरी बात ये आती है कि मान लो कोई पार्टी आपको अपनी पार्टी का टिकट दे देती है और जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ फीस देनी होती है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लो अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आपका सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और ये सारा का सारा पैसा इलेक्शन कमीशन को आपको देना पड़ता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लो आप इलेक्शन हार गए तो वो पैसा जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। अगर आपने 50% से ज़्यादा वोट गेन करे हैं तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर दी जाएगी। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए है ताकि कुछ लोग, जो लोग मतलब खाली ऐसे ही आ जाते हैं कि मैं भी लड़ना चाहूँगा, क्योंकि सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। पर ऐसे तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे इलेक्शन लड़ने, मैं भी लड़ता हूँ करके, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए है ताकि कुछ लोग इसमें ना आ पाएँ। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कैंडिडेट की जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो सके, या वो पॉसिबिलिटी मतलब उसके लिए 100% श्योर हो जानी चाहिए कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा। उस पार्टी का कैंडिडेट है उसे डिक्लेयर करना पड़ता है उसकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है। पर इलेक्शन में इस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल लिमिट सेट नहीं करी है कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है फिर भी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और अब दूसरी बात आती है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है ना, इलेक्शन कैंपेन मतलब होता है अपना प्रचार प्रसार करना, या फिर साफ बात है कि अपनी पार्टी का जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों के सामने अपनी पार्टी को अच्छा दिखाना और उनसे ये कहना कि आप हमारी पार्टी को वोट करो। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोग आते हैं, आपके घर आते हैं, आपसे कहते हैं हमारी पार्टी को वोट करना, और अपनी पार्टी के कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन से पहले 2 हफ्ते का टाइम देता है कि आप अपना इलेक्शन कैंपेन जो है, आप अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। पर उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आम आदमी पार्टी की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जैसे हमारा उत्तराखंड है, तो जैसे उत्तराखंड में जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, जितने सरकारी ऑफिस होते हैं, वहाँ आपको बहुत लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत सारी रिश्वतखोरी भी होती है वहाँ पे। तो इस सब को हटाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी ने एक नंबर की जो एक सर्विस इस्तेमाल करी है अपने स्टेट में, पंजाब और दिल्ली में, कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और और दिल्ली गवर्नमेंट का कोई आदमी आप ही के घर आकर फ्री में आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है वो बना के जाएगा। चाहे आप उसको रात को 11 बजे कॉल करें, आप उस जैसे मान लो कोई आदमी है, वो पूरे दिन भर उसकी ड्यूटी होती है या उसका काम होता है, तो उसके पास कोई फ्री टाइम नहीं होता है और वो उसके पास सिर्फ रात का टाइम है, तो वो उनको कॉल करके कह सकता है कि मेरे पास कोई फ्री टाइम नहीं है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहाँ आकर आपका डॉक्यूमेंट बना ले जाएगा, और वो भी फ्री में। और ये इनकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। और दूसरी बात आती है कि जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा आम आदमी पार्टी को, जैसे मान लो इन लोगों ने हाल ही में, इन्होंने बीजेपी पार्टी का यही एजेंडा या यही प्रोपेगेंडा है कि जितने भी लोग आम आदमी के जो जितने बढ़िया कैंडिडेट्स हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको झूठे केस में फंसाकर उनके पीछे ईडी लगाकर उनको हर केस में जेल में डाल देना, ताकि वो कैंडिडेट कभी खड़ा ही नहीं हो पाए इलेक्शन में। अगर इलेक्शन में वो कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होगा तो उनकी पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एक बेबुनियाद और बेगैरत, बहुत बेकार सा इनका डिसीजन है, और ये चीज़ बहुत गलत हो रही है आम आदमी के साथ।
और दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर इलेक्शन जैसे वो लोग वादे करते हैं वैसे उन वादों पे वो टिकते हैं। जैसे देख लो, जब कोई इलेक्शन कराता है या जब इलेक्शंस होते हैं तो वो पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती है लोगों के सामने। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब यही है कि जितने भी वो वादे कर रहे हैं वो सारे नोट डाउन होंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में या अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे करे थे। और अगले 5 सालों में अगर वो उन वादों पे खरे उतरते हैं तो अगले साल भी उनके चांसेस बढ़ जाते हैं इलेक्शन जीतने के। पर अगर वो उन वादों में खरे नहीं उतरते हैं तो ये साफ है कि अगले 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो उस पार्टी को हारना ही होगा, क्योंकि वो हारेगी ही हारेगी। क्योंकि अगर वो अपनी अपनी बातों पे कायम नहीं रहेगी तो इसका मतलब साफ है कि वो हारेगी ही हारेगी। और आप देख सकते हैं गुजरात में 5 बार बीजेपी की सरकार बनी और दिल्ली में 2 बार, 2015 से लेकर अभी तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। और वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी है। और वहीं गुजरात के सरकारी स्कूल्स की हालत आप देख सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ का जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था आम आदमी पार्टी से, जो थे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने रेवोल्यूशन करा एजुकेशन का पूरा जो सेक्टर है उसमें रेवोल्यूशन कराने वाले वो पहले इंसान थे जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स को इतना बढ़िया और इतना शानदार बनाया। क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा एजेंडा या प्रोपोगेंडा था कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनको उनकी 6 महीने की सैलरीज हैं उनको फॉरेन भेजकर पढ़ाना और उन पे काम करना, ताकि क्योंकि उन्होंने जो साउथ की जो गवर्नमेंट थी उनसे वो इंस्पायर थे कि उन्हें भी अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, और उन्होंने ये किया है। और जहाँ तक बात रही मनीष सिसोदिया की, उन्हें झूठे केस में डाला गया है बीजेपी के द्वारा जेल में। और दूसरी बात यह आती है, जैसे इलेक्शन कैंपेन के द्वारा लोग किसी भी पार्टी के बारे में और उस पार्टी के बारे में गलत गलत पोस्टर्स बनाते हैं या फिर उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि इस पार्टी ने ये किया या इस पार्टी पे इतने ज़्यादा केसेस हैं। जैसे अभी हाल ही में कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके घर से 550 करोड़ का जो काला धन मिला है, वो ये दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी ने मतलब रिश्वतखोरी करी है, या फिर वो पार्टी लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। क्योंकि देख लो, अगर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ पैसे उसकी पार्टी भेज ही रही होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे रही होगी उसके उसके उसका जो एरिया उस एरिया में वर्क करने के लिए। पर वो पैसा वो कहीं नहीं लगा रहा है और अपने पास जमा कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते भी हैं, अगर हम उनकी बातों में आकर उन्हें चुनते भी हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे लिए काम करेंगे। और जो मोदी जी हैं वो तो केवल एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, वो है अडानी। जिस इंसान पे 5,000 करोड़ का लोन था, उन्होंने उसका लोन माफ़ कर कर उस इंसान को इंडिया के सारे रेलवे स्टेशन, इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स उस इंसान को दे दिए हैं जिस पे 5,000 करोड़ का लोन था और वो देश से भागा हुआ इंसान था। उस इंसान को इन्होंने, क्योंकि वो दोस्त दोस्त वाला चलाते हैं, क्योंकि वो भी गुजरात से हैं ये भी गुजरात से हैं, इसलिए इन्होंने उस एक आदमी के लिए, जो कि एक बिजनेसमैन है, उस एक इंसान के लिए 5,000 करोड़ माफ़ कर दिए। और जब इनकी पार्टी आई थी, जब मोदी जी की पार्टी पावर पे आई थी 2014 पे, उस टाइम पे देश में 55,000 करोड़ का लोन था। यानी कि उस टाइम पे देश पे 55 करोड़ का पूरा लोन था, जो कि अब 2023 में 55,000 से बढ़कर 1 करोड़ हो चुका है। अब दूसरी बात यह है कि सच बोलती तस्वीर, गुजरात के सरकारी स्कूल और आम आदमी के सरकारी स्कूल, आप देख सकते हैं इतना बड़ा चेंज है। अब हम बात करेंगे स्लोगन्स में। स्लोगन का मतलब ये है कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जो भी उन्होंने स्लोगन्स दिए थे उन पॉलिटिकल लीडर्स ने, जैसे 1971 में लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। और ये सारी बात सुन के वहाँ के जितने भी ज़्यादा लोग थे पूरी इंडिया के, उन्होंने सोचा ये पॉवर्टी हटाने की बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये देश के लिए कुछ कर सकती हैं। इसीलिए 1971 में उन्हें इंडिया का फीमेल प्राइम मिनिस्टर चुना गया था, और वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही। और
अब हम बात करते हैं 1977 लोकसभा इलेक्शन। जनता पार्टी ने कहा था सेव डेमोक्रेसी। ये एक फेमस स्लोगन्स है इन पार्टीज और उन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। और बंगाल असेंबली इलेक्शंस में जो वहाँ के तृणमूल कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था लैंड फॉर द टिलर्स। मतलब ये है कि जितने भी वहाँ के लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको हम ज़मीन देंगे, सरकारी ज़मीन हम उन्हें दे देंगे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, ये हमें फ्री में ज़मीन दे रही है, तो इसका मतलब कि वो लोग सोच रहे थे ये गवर्नमेंट कुछ करेगी। और तब से लेके आज तक 1977 से तब से लेके आज तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है। और 1983 में आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में एनटी रामाराव ने कहा था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तेलुगुस का मतलब लैंग्वेज से नहीं है, तेलुगुस का मतलब उन लोगों से है जो आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, तो इट मीन्स जो भी लोग हैं आंध्र प्रदेश में उन्हें भी तेलुगुस कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे जितने भी सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन कैंपेन के द्वारा लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, जो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा है, वो कभी भी कास्ट के नाम पे या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। और रिलीजन के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और उनके रिलीजन में, क्योंकि वो एक लौते होते हैं, जैसे मान लो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है, अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लौता मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा नहीं कि तुम मुझे वोट दो, लेकिन उसकी कम्युनिटी के लोग तो उसे वोट देंगे ना। पर अगर वो सामने से कहता है कि मैं तुम्हारे धर्म का हूँ या मैं तुम्हारी कास्ट का हूँ, तुम मुझे वोट दो, तो इलेक्शन कमीशन उसका कैंडिडेचर ख़त्म कर सकती है। बाई चांस अगर वो जीत भी गया तो फिर भी उसे हटा दिया जाएगा उसकी पोस्ट से, चाहे वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हो या उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हो। अब बात करते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रूल है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कितना पैसा यूज़ कर सकते हो। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 25 लाख से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर इलेक्शन कैंपेन। और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आप 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा सेट इसीलिए करा जाता है क्योंकि जो बड़ी पार्टीज़ हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहे तो यहाँ पे कितना ही पैसा यूज़ कर सकती हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। अब आता है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो कैंडिडेट या जो पार्टी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो अपने गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यूज़ अपने इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकती है। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट या फाउंडेशन स्टोन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो साफ जाहिर है कि जितने भी लोग हैं वो तो उसी पार्टी को वोट करेंगे ना, क्योंकि वो तो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है उन लोगों के लिए। पर ऐसा करना उस कोड ऑफ कंडक्ट को उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है, जो कि करना, अगर कोई पार्टी ये करती है तो उस पार्टी को हटा दिया जाता है इलेक्शन से। और अब हम बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग का मतलब यही है कि जितने भी सारे लोग होते हैं, मतलब जब भी सारे लोग इलेक्शन डे के दिन, जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन भी इलेक्शन होता है या जिस दिन पोलिंग डे होता है, हम उस पोलिंग डे को हम इलेक्शन डे कहते हैं। और उस दिन सारे के सारे लोग अपने आसपास के जो भी उनके पास का पोलिंग बूथ होता है जहां उनका वोट काउंट होगा और अपने कैंडिडेट के फेवर में उनका वोट जाएगा, उस जगह को पोलिंग बूथ कहते हैं। और जब वो उस पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं, उनके हाथ में एक ना मिटने वाली इंक लगा दी जाती है। तो जब वो वहाँ जाते हैं, तो जब वो ईवीएम मशीन के पास जाते हैं, क्योंकि आजकल ईवीएम मशीन का सिस्टम है, पहले तो बैलेट पेपर होता था, आजकल जब ईवीएम का टाइम है तो ईवीएम मशीन के आसपास पहले वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे होते हैं और हर कैंडिडेट का एक एक एजेंट वहाँ बैठा रहता है, ताकि वो देख सके कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और पहले बैलेट पेपर आता था कुछ इस टाइप का, आपको अपने जो भी आपका वो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट का जो सिंबल है वो वहाँ पे बना होगा, आपको एक स्टैंप लगाना पड़ता था वहाँ पे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, जैसे कोई कैंडिडेट है, उसका नाम होगा और उसका पॉलिटिकल सिंबल होगा। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, अब वो तो किसी पार्टी का नहीं है, तो उसके पास तो कोई भी सिंबल नहीं होगा। अब ये सिंबल का सिस्टम इसलिए होता है ना, क्योंकि जो लोग अनपढ़ होते हैं या जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो वो ना, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो उस कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ पाते हैं, बल्कि उनका सिंबल पहचान लेते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे जो पढ़ा लिखा नहीं है,
तो वो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल बताएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास तो कोई सिंबल नहीं होता है, तो अगर कोई उसको वोट देना भी चाहे तो उसे नहीं दे पाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कमीशन उसे एक सिंबल प्रोवाइड करता है ताकि ताकि उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी वोट्स मिलें। और आफ्टर इलेक्शन जितने भी सारे के सारे जो ईवीएम मशीन्स होते हैं उनको एक सेफ जगह में रख दिया जाता है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया होता है वो उसके लिए, क्योंकि वो उस इलेक्शन को कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर वहाँ पे हेरा फेरी या उस जगह पर उन ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस जगह पर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इसीलिए वो उन ईवीएम मशीन्स को एक कंट्रोल रूम बनाती है वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में या उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस जगह पर वो ड्यूटी लगाती है हायर ऑफिसर्स की, जैसे आईएएस हो गए या फिर एसडीएम वगैरह। तो उन लोगों को वो वहाँ पे एज फॉर सिक्योरिटी, एंड वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी लगवाती है, जैसे वहाँ पे पुलिस लगवा देगी या फिर जो जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनको वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक 3 टाइप से होते हैं। अब इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा तभी तो वो, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगा तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतती रहेगी। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है और वो जुडिशरी की तरह ही इंडिपेंडेंट है। वो फ्री है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है और उसको कोई टोकेगा नहीं। और उसके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर भी देती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन को कोई ऑर्डर देती है करने को तो वो उसका ऑर्डर नहीं मानेगी। अब बात करते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन में, उसको चुनता है हमारा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट उसको अकेले तो चुनता नहीं है, प्रेसिडेंट के साथ जो एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ जब डिस्कशन करते हैं तो वो एक नाम चुनते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। और इसमें जुडिशरी का भी बहुत रोल होता है। आजकल एक नया लॉ आया है कि पहले जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों डिस्कस करके किसी एक आदमी का नाम चुनेंगे और लास्ट में जो जुडिशरी है, जुडिशरी उस आदमी, अब वो जुडिशरी पे है कि जुडिशरी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती है या नहीं बनाती है। और आफ्टर अपॉइंटिंग अगर उसको बना दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वो ना ही वो बिना डर के और बिना किसी फेवर के अपना काम करेगा और ना ही वो गवर्नमेंट की बात मानेगा और ना ही प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट उससे ये नहीं कह सकता है कि मैंने तुम्हें अपॉइंट करा है और तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को जिताओगे। अगर वो ऐसा कहता है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अब और दूसरा फैक्टर आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। अगर 1 लाख लोगों में से कि जो 1 लाख लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, उन 1 लाख लोगों में से केवल 20,000 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर 1 लाख लोगों में से 70,000 लोग भी वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर है। अब दूसरी बात आती है कि जो वोटर्स टर्नआउट है, वोटर्स टर्नआउट का मतलब ये है कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग एलिजिबल हैं वोट करने के, उनमें से कितने लोग वोट करने आते हैं। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम का मतलब यही है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी हार सकती है और कभी भी जीत सकती है। आपने देखा होगा कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, इसका एक एग्जांपल ये है कि हमेशा स्टेट इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी है वो हारती है और जीतती है। आपने देखा होगा दिल्ली में 2015 से आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आज तक कभी नहीं जीती है 2015 से। और कुछ ऐसे स्टेट हैं, जैसे अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं 5 स्टेट्स में, उसमें से केवल तीन ही स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जीती है, बाकी 2 स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट हार गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं और हर पार्टी को मौका मिलता है अपनी गवर्नमेंट बनाने का। और दूसरी बात यह आती है, कभी कभी जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी अपनी सीट हार जाते हैं, अपनी होम सीट। जैसे जो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी अपनी वाराणसी की सीट से लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। वैसे ही राहुल गांधी अपनी होम सीट से लड़ते थे और राहुल गांधी भी अपनी होम सीट से हारे हुए हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पहला जो पॉइंट है वो यही है कि किसी भी एक पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो उस पर फैमिली डोमिनेशन बहुत होता है। जैसे
जो कांग्रेस पार्टी है अभी वहाँ पे जो गांधी फैमिली है, गांधी फैमिली उसमें मेन लीड है क्योंकि उसी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है। तो ये तीनों के तीनों जो ये सब गांधी फैमिली से हैं, यही उस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं। और यही लोग बताएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी अच्छे कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि इनका डोमिनेशन ज़्यादा होता है उसमें। ये अपने रिश्तेदारों को, या जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसा बहा सकता है, या जो कैंडिडेट ज़्यादा मतलब अपना उनको डरा धमका कर वोट ले सकता है, ये लोग उसी कैंडिडेट को मौका देते हैं। और इस वजह से जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में आने से मतलब पॉलिटिक्स में आने से झिझक जाते हैं और पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा बिहार में भी हुआ था कि जो बिहार के जो सीएम थे हमारे, बिहार के सीएम थे हमारे लालू यादव जी। और लालू यादव जी जब उनको फंसाया गया, जब वो फंसे थे अपने ब्लैक मनी के केस में, जब उन्हें जेल भेजा गया था, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से वो जीते हुए थे, अब तो वो जेल में, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो गई है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी वाइफ को खड़ा किया गया। अब उनकी वाइफ थी बेचारी, जो जिन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो अंगूठा छापती, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब उन्हें सिंपैथी से वोट तो मिल गए, अब वो वहाँ की सीएम तो बन गई। अब वो वहाँ के सीएम तो बन गई हैं, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या काम करना है। तो साफ बात है कि अगली बार अगले इलेक्शंस में उनका हारना तय है। और ऐसा हुआ भी, अगले इलेक्शंस में वो अपनी सीट हार गई और अगले इलेक्शन में उन्हें अपनी सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा।